अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैं और तुम, और ये उस नावल का लास्ट पार्ट है। तो चलो नावल स्टार्ट करते हैं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें यूं मुंह उठाकर वहाँ किसी गैर मर्द के सामने चले आने की? मायशा और फजील के जाने के बाद हैरत नतालिया को उसके कमरे में मौजूद ना पाकर किचन का रुख करता नतालिया से पूछने लगा, आप तो ऐसा बुरा मान रहे हैं जैसे मैं पर्दा करती और चेहरा छुपाती आई हूँ मर्दों से। वैसे मैं वहां खुद नहीं आई थी, मुझे मायशा लेकर गई थी। नतालिया हैदर को बताती हुई बाउल में रखी मेल्ट आइसक्रीम चमचे की बजाय उंगली डुबोकर खाती हुई हैदर को बताने लगी। हैदर इसकी हरकत पर आंखें दिखाता इसे बोला, अभी तुम्हारा बुखार उतरा है और तुम आइसक्रीम खाने लगी, और ये कोई चीज़ खाने का कौन सा तरीका है? तुम स्पून का इस्तेमाल भी कर सकती हो। वो नतालिया को देखता हुआ टोकने लगा। वैसे ये सच था, इसे नतालिया का फजील के सामने आने पर इतना बुरा नहीं लगा था जितना बुरा से फजील का नतालिया को यूं जायजा लेकर देखने पर लगा था। मेरा बुखार आइसक्रीम खाने से ही ठीक होता है। वैसे आप शोहर बनकर इसी तरह गुस्सा करेंगे मुझ पर तो फिर हमारी लाइफ में हर वक्त लड़ाई झगड़े हुआ करेंगे। कभी मायशा को बोला है आपने कि यूं गैर मर्दों के सामने मत आया करो? वो तो आपके साथ जॉब करती है, आपके ऑफिस में, जहाँ सिर्फ आप ही के एक मर्द नहीं होंगे, दूसरे मर्द भी होंगे, मगर इसके कज़न के सामने आना आपको इतना बुरा लगा? कभी मायशा की भी इस बात पर एतराज़ किया है आपने? नतालिया एतराज़ करती हैदर से बोली तो नतालिया के एतराज़ पर चलता हुआ इसके करीब आकर खड़ा हुआ। मैं मायशा पर एतराज़ करने का हक नहीं रखता कि किसी बात को लेकर इसको रोकूं या टोकूं, मगर तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तो मैं अपनी पसंद नापसंद के मुतल्लिक बता सकता हूँ, और तुम्हारा फ़र्ज़ भी है कि मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखो। मैं ये तुम्हें हरगिज़ नहीं कहूँगा कि तुम अपनी आदतों और मिजाज में पूरी तरह तब्दीली ले आओ, मगर छोटी छोटी बातों का तो ख्याल रख सकती हो ना। सिर्फ थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करके देखो। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इतना भी सख्त और खड़ूस तबीयत का नहीं हूँ मैं। हैदर नरमी से इसको समझाता हुआ बोला, ठीक है, मैं आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आइसक्रीम स्पून से नहीं खा सकती, वो मैं ऐसे ही उंगली से खाऊंगी, और आप इस पर गुस्सा नहीं करेंगे। नतालिया की बात पर ना चाहते हुए भी हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम इतनी आसानी से सुधरने वाली शेर नहीं हो, आंखों में रखकर सीधा करना पड़ेगा तुम्हें। हैदर इसके मजीद करीब आता हुआ पर मुस्कुराहट छुपाकर नतालिया से बोला, यानी वही बात हुई, आप मुझ पर अब मजीद गुस्सा किया करेंगे हर वक्त? नतालिया आइसक्रीम में डूबी उंगली अफसोस भरे लहजे में हैदर से पूछने लगी, नहीं, मैं तुम पर हर वक्त गुस्सा नहीं कर सकता। तुम्हारी हकमाकतों पर तुम्हें इस अंदाज में सता दूंगा कि तुम दोबारा वो काम नहीं करोगी। हैदर ने नतालिया से बोलते हुए इसकी आइसक्रीम लगी उंगली अपने मुंह में ले ली तो नतालिया के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ये क्या कर रहे हैं आप हैदर? मेरे चेहरे पर क्यों ऐसे? मेल्ट आइसक्रीम में अपनी उंगली डुबोकर बिल्कुल सीरियस होकर नतालिया के चेहरे के बाद अपनी उंगलियां नतालिया की गर्दन तक ले आया तो नतालिया ने घबराकर बोलते हुए हैदर के हाथ पकड़ने चाहे, मगर हैदर ने इसके दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाथों की उंगलियों में फंसाकर नतालिया को पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ बोला, अगर मेरी ये बदतमीजी दोबारा बर्दाश्त कर सकती हो तो बेशक ऐसे ही स्पून का यूज़ किए बगैर आइसक्रीम खाना मैं भी बुरा नहीं मानूंगा। हैदर ने बोलते हुए नतालिया की गर्दन पर झुककर अपनी जुबान रखी जिसे वो इसकी थोड़ी तक ले आया। नतालिया बिना कुछ बोले ललचती पलकें झुकाए अपनी गर्दन के बाद अपने चेहरे पर हैदर का लम्स महसूस करती सुर्ख होने लगी थी। आखिर में हैदर नतालिया के कांपते होंठ देखकर अपने होंठ इसके होंठों पर रख चुका था, जिस पर नतालिया बुरी तरह दिलो जान से लड़स गई। वो हैदर के हाथों की उंगलियों में फंसी अपनी उंगलियां निकालने की कोशिश करने लगी, मगर हैदर ने इसकी उंगलियों को सख्ती से अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया हुआ था। जब नतालिया के होंठों से अपने होंठ हटाकर वो पीछे हटा तो नतालिया को बंद आंखों के साथ खड़ा देखने लगा। मुझे लगता है मैं तुम्हें सुधारते सुधारते अपनी खुद की आदतें बिगाड़ दूंगा। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ और रंग भर दो। मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हें ढेर सारा प्यार करूँगा। हैदर की मदहोश लहजे पर नतालिया ने अपनी बंद आंखें खोली तो हैदर ने आहिस्ता से अपनी उंगलियों में पवस्त इसकी उंगलियों को याद कर दिया। मौका मिलते ही नतालिया किचन से भागकर अपने कमरे में घुस गई। हैदर की इस हरकत पर अब वो सारी रात ना तो अपने कमरे से निकलने का सोच सकती थी, ना कमरे का दरवाज़ा खोलने का।
आज ऑफिस में सारा वक्त मसरूफ गुजरने के बाद वो ऑफिस के औकात ख़त्म होने पर मायशा को अपने साथ अपने घर ले जाने का इरादा रखता था, ताकि मायशा को अपने नतालिया के बारे में बता सके। काफ़ी खुश लग रहे हो, आज क्या कोई ख़ास बात है? अपने घर के पास गाड़ी रोकते हुए हैदर मायशा से पूछने लगा, क्योंकि मायशा के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट इसके खुश होने का पता दे रही थी। हैदर की बात सुनकर मायशा मुस्कुरा दी। खुश क्यों नहीं होंगी, बात ही ऐसी है। एक ज़बरदस्त न्यूज़ है मेरे पास, तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। हैदर फजील को नतालिया पसंद आ गई है। वो सारी सच्चाई जानने के बावजूद नतालिया से शादी करने के लिए आमादा हो गया है। बस अब तुम जल्द से जल्द नतालिया को डाइवोर्स दो, ताकि फजील नतालिया से शादी कर ले और इसके बाद हम दोनों भी शादी कर लें। मायशा अपनी खुशी में इतनी मगन थी कि हैदर के चेहरे के उतार चढ़ाव देख नहीं सकी। मायशा की नॉन स्टॉप बकवास पर एकदम ही हैदर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। शट अप! वो गुस्से में इतनी जोर से दौड़ा कि मायशा एकदम खामोश हो गई और हैरत हैदर को देखने लगी। फजील की हिम्मत कैसे हुई नतालिया के मुतल्लिक इस तरह सोचने की? मायशा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। नतालिया मेरी बीवी है। अगर तुम्हारी कज़न ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं। हैदर गुस्से भरे लहजे में मायशा को बोल ही रहा था कि तब हैदर की नज़र अपने घर के पास फजील की खड़ी गाड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर हैदर का गुस्से में खून खोल उठा। वो बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी से निकलकर घर की तरफ बढ़ा। मायशा भी चुपचाप खामोशी से गाड़ी से उतरकर इसके घर के अंदर हैदर के पीछे जाने लगी। अच्छा हुआ आप ऑफिस से आ गए। दरअसल मैं नतालिया को अपने साथ घर से बाहर कुछ ज़रूरी बात करने के लिए ले जाना चाहता था। नतालिया ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, हैदर गुस्से में भरा हुआ बिना कुछ बोले सीधा सिटिंग रूम में चला आया, जहां फजील हैदर को देखकर इससे मुखातिब हुआ और नतालिया और मायशा भी सिटिंग रूम में आ चुकी थीं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये मेरी बीवी है, इससे कोई भी गैर मर्द बिला वजह फ्रैंक नहीं हो सकता। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम अभी भी मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ मायशा की वजह से कर रहा हूँ, आइंदा के लिए गारंटी नहीं देता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हैदर की बात खत्म होते ही कमरे में खामोशी छा गई। चलो फजील। मायशा फजील से बोलती हुई हैदर के घर से बाहर निकल गई तो फजील भी खामोशी से वहां से चला गया। वो अपने कमरे में टहलती हुई मुसलसल 2 घंटे से हैदर के बारे में सोच रही थी। मायशा और इसके कज़न के घर से जाने के बाद हैदर भी एक खफा नज़र इस पर डालकर अपने कमरे में चला गया था। जब नतालिया इसे रात के डिनर के लिए बुलाने गई, डिनर के दौरान भी हैदर ने इससे कोई ख़ास बात नहीं की थी। कल आइसक्रीम वाली हरकत को लेकर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, तो हैदर ने भी इसके कमरे में आने की कोशिश नहीं की थी। शायद वो उसे कुछ टाइम देना चाहता था। लेकिन इस वक्त नतालिया हैदर की नाराज़गी को सोचते हुए हैदर के कमरे का रुख करने लगी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? नतालिया कमरे के दरवाजे को खोलकर सोफे पर बैठे हैदर से पूछने लगी, जो अपने मोबाइल में मसरूफ था। मर्जी है तुम्हारी। वो बिना नतालिया की तरफ देखे बेनियाजी से बोला तो नतालिया इसके सड़े हुए अंदाज पर इसको आंखें दिखाती अंदर आ गई। क्या मैं यहाँ सोफे पर बैठ जाऊँ? नतालिया मासूमियत से बोलती हुई हैदर के पास सोफे पर इशारा करती उसे पूछने लगी। मुझे इतराज़ नहीं। इसकी बेनियाजी में अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया था। वो अपना मोबाइल देखता बोला तो नतालिया हैदर को घूरती हुई हैदर के बिल्कुल करीब सोफे पर बैठ गई। क्या मैं आपका ये मोबाइल तोड़ दूँ? नतालिया दोबारा मासूमियत से बोली। हैदर के हाथ से इसका मोबाइल लेकर ऑफ करके टेबल पर रख चुकी थी। हैदर खामोशी से और संजीदगी से अपने ऊपर तारी किए नतालिया को देखने लगा, जो स्माइल दे रही थी। वो सोफे से उठने लगा तो नतालिया ने हैदर का हाथ पकड़ लिया। यहाँ बैठी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आपकी बार हैदर का हाथ पकड़े वो बहुत प्यारे अंदाज में बोली तो हैदर इसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। वो वापस इसके करीब सोफे पर बैठ गया। नतालिया हैदर को, जबकि हैदर नतालिया को खामोशी से देखता रहा। तुम्हें कुछ बात करनी थी। चंद सेकंड गुजरने के बाद हैदर नतालिया को याद दिलाने लगा। पहले आप मुझे बताएं, मुझसे गुस्सा है या मुझसे खफा? तुम पर गुस्सा होने या तुमसे खफा होने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है या जो तुम सोच सकती हो। हैदर नतालिया को देखकर संजीदगी से बोला, मुझे मेरी मर्जी का मालूम होना मेरी गलती का मालूम होना चाहिए। नतालिया भी संजीदगी से हैदर से पूछने लगी। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी गलती की भी मालूम नहीं है? हैदर इस पर ताज्जुब के साथ अफसोस करता बोला। अगर आपको मायशा के कज़न का आना बुरा लगा तो इसमें मेरी क्या गलती है हैदर? मैंने तो इसको दावत देकर नहीं बुलाया। नतालिया हैदर से पूछने लगी। वो घर में ज़बरदस्ती घुसा था। मेरी गैर मौजूदगी में तुम उसे अंदर आने की इजाज़त क्यों दी?
अगर मैं घर पर मौजूद ना हूँ तो तुम ऐसे ही किसी अजनबी को घर में बुला लोगी। हैदर के अंदाज में खुफगी की रमक शामिल थी। वो नतालिया को देखता हुआ इससे पूछने लगा, सही है, मुझे आपकी गैर मौजूदगी में यूं अजनबी मर्द को घर के अंदर नहीं बुलाना चाहिए था, मगर वो शरीफ लड़का है, इसने कोई गैर मुहज्जब बात या हरकत नहीं की मेरे साथ। नतालिया हैदर का बिगड़ा हुआ मूड देखकर आहिस्ता आवाज में बोली, नहीं तो वो पहले गुस्से में इसको किस कदर डांटता था, ये शुक्र था कि वो अब इससे खफा खफा था, मगर नरमी बरत रहा था। वो शरीफ लड़का यहाँ मेरी बीवी यानी तुम्हें प्रपोज करने आया था। वो तुम्हें अपने साथ घर से बाहर लेकर जाना चाहता था ताकि तुम्हें कॉफ़ी पिलाकर तुमसे शादी का पूछे। हैदर गुस्सा दबाता नतालिया को देखता इसे फजील के इरादे बताने लगा, जिसे सुनकर नतालिया हैरत से हैदर को देखने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, मैं उसकी कॉफ़ी पी कर शादी से इनकार कर देती और वापस घर आ जाती। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? नतालिया के बोलने पर हैदर खामोशी से इसे देखने लगा। वो अपनी मुस्कुराहट छिपा रही थी, यानी वो इस बात पर गैर संजीदा थी। हैदर दोबारा सोफे से उठा। नतालिया ने दोबारा हैदर का हाथ पकड़ा। अच्छा सॉरी ना बाबा, प्लीज माफ कर दें। आपको मालूम है आप इस तरह के मूड में मुझे कुछ खास पसंद नहीं। नतालिया हैदर को मनाने वाले अंदाज में बोली तो हैदर इससे अपना हाथ छुड़वाता हुआ बोला, मैं तुम्हें वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं। हैदर इसको देखकर बोलता वो कमरे से जाने लगा तो नतालिया सोफे से उठकर इसके सामने आकर इसको रोकती हुई बोली, अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको बतौर शौहर दिल से कबूल नहीं कर चुकी होती। नतालिया बोलती हुई हैदर के कमरे से बाहर जाने लगी। अब की बार हैदर ने इसका हाथ पकड़कर नतालिया को रोका, तो तुम हमारे रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है और मुझसे दिल से अपना शौहर मान लिया है। हैदर नतालिया का हाथ थाम कर बेहद संजीदगी से इससे पूछने लगा। नतालिया ने बेहद आस्तगी से अपनी झुकी हुई पलकें उठाई और हैदर को एक नज़र देखकर वापस अपनी पलकें झुका ली, जिस पर हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये इसका खूबसूरत सा इकरार था जिस पर हैदर ने नतालिया को खुद से करीब कर लिया। हैदर, मुझे अब अपने कमरे में जाना दें। नतालिया हैदर की दस्तरस में इसकी निगाहों से घबराती हुई बोली, कौन सा अपना कमरा? जो कमरा मेरा है आज से वही कमरा तुम्हारा भी है। हैदर नतालिया से बोलता हुआ इसके होंठों पर झुककर इसको शर्माने पर मजबूर कर चुका था। मोहब्बत जैसे जज्बे से पहले नाआशना था मैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये जो अपने अंदर मैं तुम्हारे लिए महसूस करने लगा हूँ, इसी एहसास को ही मोहब्बत कहते हैं। हैदर नतालिया को सार में लेकर बोलता हुआ इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। नतालिया खुद में सिमटती हुई हैदर को देखकर बोली, मुझसे कभी भी खफा मत होइएगा हैदर। नतालिया के बोलने पर वो इसे बेड पर लिटाता हुआ इस पर झुक गया। अपनी ज़िंदगी से कोई कैसे खफा हो सकता है? हैदर संजीदगी से बोलता हुआ नतालिया पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। हैदर, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैंने इसको बेहद चाहा है। कोई लड़की खुद को मुझसे नहीं छीन सकती, मगर मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की थी, इससे मोहब्बत का इजहार किया था जिसका ये सिला मिला मुझे। वो इतने आराम से मुझे इग्नोर करके उस नतालिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच रहा है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी इतनी आसानी से। तो मैं हैदर को छोड़कर पीछे हटने वाली नहीं हूँ। इस वक्त मायशा अपने कमरे में बैठी गुस्से में भरी फजील के आगे बोली। वो हैदर को नतालिया के साथ देखकर इन दोनों के रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही थी। मायशा, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो हैदर तुम्हें छोड़कर नतालिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करने वाला, बल्कि नतालिया इसकी ज़िंदगी में पहले से शामिल हो चुकी है। शुरू में हो सकता है वो ज़हनी तौर पर नतालिया के साथ अपना रिश्ता कबूल ना कर पा रहा हो, मगर हैदर अब हकीकत को और अपनी शादी को कबूल कर चुका है। मायशा, मुझे अफसोस है, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मगर कभी कभार हम कुदरत के फैसलों के आगे बेबस होते हैं। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में हम जो भी चाहें वो सब मौसर हो जाए। अगर तुम सच में हैदर से मोहब्बत करती हो तो इस हकीकत को कबूल कर लो कि इसके साथ तुम्हारा जोड़ नहीं बल्कि हैदर और नतालिया का जोड़ था, जो इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत ना होने के बावजूद भी कुदरत ने बना दिया। फजील मायशा को समझाता हुआ बोला तो वो अपनी आंखों में आए आंसू साफ करने लगी। शावर लेने के बाद वो किचन में आ चुकी थी ताकि हैदर के लिए नाश्ता बना दे। हैदर बेडरूम में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। कल रात हैदर ने इसको अपने कुर्ब का आगाज बख्श कर नतालिया से अपना रिश्ता मजीद मजबूत कर लिया था। नतालिया खुद भी हैदर को बतौर शौहर कबूल करके दिलो दिमाग से इस रिश्ते के लिए राजी हो चुकी थी। किचन में हुई आहट पर नतालिया मुड़कर देखने लगी। किचन की दहलीज के पास खड़े हैदर को शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराता देखकर वो अपने होंठों पर आई मुस्कुराहट पाकर दोबारा मुड़ गई।
حیدر جب جب اس کو یوں مسکرا کر دیکھ رہا تھا وہ یہی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اب کی بار نتالیہ نے اپنا رخ موڑا تو حیدر چلتا ہوا کچن کے اندر آیا۔ وہ نتالیہ کی پشت پر کھڑا اس کو دونوں شانوں سے تھام کر نتالیہ کے کان کے قریب اپنے ہونٹ لاتا پوچھنے لگا، کوئی خاص وجہ مجھ سے یوں نظریں نہ ملانے کی؟ اس سے پہلے تو تم بڑی دیدہ دلیری اور کانفیڈنس سے مجھ سے ہر بات کا جایا کرتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ حیدر اس کے بہت قریب کھڑا نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی شرارت نہیں تھی، صرف آنکھوں کی بجائے۔ اب مجھے معلوم ہو چکا ہے جتنے شریف آپ نظر آتے ہیں اتنے شریف ہیں نہیں۔ نتالیہ پلکیں جھکا کر حیدر سے بولی۔ کل رات اس نے جو روپ حیدر کا دیکھا تھا وہ بالکل انوکھا اور مختلف تھا۔ حیدر نتالیہ کی بات سن کر زور سے ہنسا۔ اس نے اپنا ایک بازو نتالیہ کے کمر کے گرد حائل کیا جبکہ اپنا دوسرا ہاتھ نتالیہ کے گال پر رکھتا اس کی گردن تک لے آیا۔ کل رات اگر شرافت دکھا دیتا تو تم میرے کمرے سے نکل کر بیڈ روم میں سونے چلی جاتی۔ حیدر آہستگی سے بول رہا تھا، اس کے ہونٹ نتالیہ کے گال کو چھو رہے تھے۔ حیدر کی بات پر نتالیہ اس کا حصار توڑ کر پلٹی اور حیدر کو گھور کر دیکھنے لگی۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نتالیہ کی بات پر اس نے گھور کر دیکھنے پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نتالیہ کا رخ اپنی جانب دیکھ کر اس کو ایک بار پھر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اچھا تو پھر میں یہ سمجھوں کہ میرا کل رات والا انداز تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آیا؟ اوکے، آئندہ سے میں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر تمہارے موڈ کا پہلے خیال کروں گا۔ حیدر نتالیہ کو حصار میں لیے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا کافی سنجیدگی سے بولا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی شرارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ نتالیہ ایک دم بول پڑی، حیدر میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے کچھ برا لگا کل رات؟ مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ حیدر کے یوں اچانک سنجیدہ ہونے پر وہ ایک دم سے یہ بات بولی، مگر دوبارہ حیدر کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بری طرح بلش ہوئی اور حیدر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر اس کے بالوں میں اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہوا خود سے الگ کرتا پوچھنے لگا، تم خوش ہو نا اس بدتمیز انسان کے ساتھ؟ حیدر نتالیہ کا چہرہ دیکھ کر اسے پوچھنے لگا، خوش اور مطمئن دونوں؟ حیدر کو دیکھتی ہوئی وہ سرگوشی میں بولی تو حیدر مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر اچانک حیدر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی جس سے نتالیہ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگی۔ کل رات یہ غلط فہمی تو تمہاری دور ہو گئی کہ میرے اندر سن 65 کی بڈھی روح نہیں سمائی ہوئی۔ حیدر کے شرارت بھرے لہجے میں بولنے پر نتالیہ حیدر کے سینے پر مکے مارتی خود بھی مسکرا دی۔ تبھی باہر سے ڈور بیل کی آواز آئی۔ میں دیکھتا ہوں، حیدر نتالیہ کو بولتا ہوا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی معائشہ کو دیکھ کر حیدر ایک پل کے لیے تو کچھ بول نہ سکا۔ تبھی معائشہ حیدر کو دیکھ کر بولی، کیوں نہیں اندر آؤ؟ حیدر پورا دروازہ کھول کر معائشہ کو راستہ دیتا ہوا بولا تو معائشہ گھر کے اندر چلی گئی۔ کون ہے حیدر؟ کچن سے ڈائننگ ہال میں آتی نتالیہ تھوڑی اونچی آواز میں حیدر سے پوچھ رہی تھی کہ حیدر کے ساتھ آتی معائشہ کو دیکھ کر نتالیہ ایک پل کے لیے وہیں رک گئی۔ کیسی ہو نتالیہ؟ معائشہ نے غور سے اس کے کھلے روپ کو دیکھا۔ وہ پہلی 2 ملاقاتوں سے زیادہ فریش لگ رہی تھی۔ معائشہ اس کا حال پوچھتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ نتالیہ نے ایک نظر خاموش کھڑے حیدر کو دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ معائشہ کو جواب دیا، تمہارے سامنے ہوں۔ معائشہ مسکراتی ہوئی بولی تو نتالیہ کے ہونٹ سمٹ گئے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کھو جانے کا احساس واضح تھا جس سے نتالیہ نظریں چرا گئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نتالیہ معائشہ پر سے نظریں ہٹا کر حیدر کو دیکھ کر بولی اور کچن کی طرف رخ کرنے لگی۔ نہیں، چائے میں پی کر آئی ہوں، مجھے صرف حیدر سے بات کرنی تھی۔ تم سے بھی کرنی ہے، تم بھی آؤ پلیز۔ معائشہ کے بولنے پر نتالیہ حیدر کو دیکھنے لگی۔ سٹنگ روم میں وہ تینوں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تب بات کا آغاز حیدر نے کیا۔ معائشہ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس بھی ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تم اس کے مستحق نہیں ہو، لیکن میں ایک لڑکی جو میرے نکاح میں آ چکی ہے وہ اب میری بیوی ہے۔ میرے ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس سے شادی کرنے کے دوسرے دن میں نے تم سے وہ سب کہا تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے میں نتالیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ مجھے نہیں معلوم میری بات پر تم مجھ پر غصہ ہوگی یا افسوس ہوگا یا پھر مجھ سے نفرت کرنے لگو گی، مگر سچ تو یہ ہے جب تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا میرے اندر تمہارے لیے وہ احساسات پیدا نہیں ہوئے تھے جو نکاح کے بعد نتالیہ کے لیے پیدا ہو گئے۔ یہ اچانک سے میرے ساتھ کیسے ہو گیا اس بات سے میں بھی انجان ہوں۔ تم میرے اس عمل کی جو چاہے سزا دے دو، میں خاموشی سے قبول کر لوں گا، مگر نتالیہ سے رشتہ ختم کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔
हैदर के बोलने पर मायशा मुस्कुराती हुई अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। नतालिया को मायशा की इस वक्त की दिली कैफियत पर दुख होने लगा। कल मुझे तुम्हारे ऊपर शदीद गुस्सा आया था, ये सोच करके तुम्हें वो मोहब्बत कभी नजर ही नहीं आई जो मैंने तुमसे की है। मगर जब खुद को तुम्हारी जगह पर रखकर सोचा तो मेरा गुस्सा खत्म होने लगा। मालूम हैदर, मोहब्बत एक गैर फितरी अमल है। कोई अचानक से हमारे दिल में आकर बस जाता है या फिर किसी को पाने की ख्वाहिश एकदम सर चढ़कर बोलती है। किसी को हर वक्त सोचते रहना, ये सब इंसान के अपने बस में नहीं होता। जैसे मैंने तुम्हें चाहा, मगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत अपनी जगह नहीं बना सकी। शायद ये निकाह के बोलने की तासीर है या फिर एक रिश्ता से जुड़ जाने की कशिश कि तुम्हें नतालिया से मोहब्बत हो गई। मुझे दुख तो है मगर फैसला सही है। तुमने नतालिया को चुनकर सही फैसला लिया। ये तुम्हारी बीवी है, इसका तुम पर हक है। मेरी दुआ है तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ जिंदगी भर खुश रहो। मायशा हैदर और नतालिया को देखते हुए बोली और सोफे से उठकर सिटिंग रूम से बाहर आ गई। इस घर से चले जाने के बाद नतालिया अभी तक सुन्न होकर बैठी हुई थी। तब हैदर अपनी जगह से उठकर नतालिया के पास आकर बैठा तो वह हैदर को देखने लगी। इसके साथ अच्छा नहीं हुआ है हैदर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नतालिया उदास लहजे में हैदर से बोली तो हैदर ने नतालिया का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। फिर क्या करूं, वापस बुला लूं इसे, सौतन के रूप में कबूल कर लोगी इसको? हैदर ने यह बात बिल्कुल संजीदा लहजे में बोली थी, जिस पर एक पल के लिए नतालिया सन्नाटे में आ गई। मगर दूसरे ही पल वो हैदर से बोली, आप मायशा से शादी कर लें। हैदर, मैं आपको दूसरी शादी की इजाज़त देती हूँ। आपकी बार झटका लगने की बारी हैदर की थी। बेसख्ता इसने नतालिया का थामा हुआ हाथ छोड़ा। आर यू सीरियस? वह हैरत ज़दा होकर नतालिया से पूछने लगा। जी मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, ये बात मैं सीरियस होकर ही कर रही हूँ। हैदर, आप मायशा से बात करें इस सिलसिले में। नतालिया खुद ही हैदर का हाथ पकड़कर इससे बोली तो हैदर ने इसकी बात को गैर संजीदा लेते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने सौतन वाली बात सिर्फ मजाक में कही थी नतालिया, अब हम दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हैदर नतालिया से बोलता हुआ टॉपिक क्लोज करके सोफे से उठा और शुरू से ही ऐसी थी, अपनी बातों और कामों से सबको हैरान कर देने वाली। लेकिन आप इस बात पर संजीदगी से गौर करें हैदर, इस तरह मायशा को भी आपका साथ मैसर हो जाएगा। नतालिया के बोलने पर हैदर ने इसे आंखें दिखाई तो वह खामोश हो गई। अगर मुझे लगता कि मैं तुम्हारे साथ और मायशा के साथ रिश्ते में तवाज़ुन बरकरार रख सकता तो ये बात तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद उससे दूसरी शादी का कह देता, इसलिए आइंदा ये बात दोबारा अपने मुंह से निकालने की जरूरत नहीं। वैसे एक बात तो आज मैं ये जान ली है कि तुम बहुत आसानी से मुझे किसी भी दूसरी औरत के साथ शेयर कर सकती हो। हैदर ने आखिरी बात बहुत अजीब लहजे में बोली तो नतालिया बेसख्त इसके पास आकर बोली, बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है सौतन को बर्दाश्त करने के लिए। ये बात मैंने सिर्फ मायशा के लिए बहुत बड़ा दिल करके बोली है, क्योंकि वो आपके सच में लाइक करती है। किसी दूसरे के लिए आप ऐसा सोचेंगे तो मैं आपकी जान से मार दूंगी। नतालिया की बात पर हैदर जोर से हंसा। बेफिक्र रहो, तुम्हारी मौजूदगी में मेरी सोचें कहीं और भटक ही नहीं सकती। शाम में तैयार रहना, ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। हैदर नतालिया के गाल पर मोहब्बत बड़ा लम्स छोड़कर ऑफिस जाने लगा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इसके पीछे कितना बड़ा तूफान आने वाला है। वो गहरी नींद में डूबा हुआ था जब इसे अपने चेहरे पर नतालिया की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। वो लम्स क्यों ना आशना होता। पिछले 9 माह से वो रोज़ सुबह हैदर को ऐसे ही जगाया करती थी। इससे पहले वो हैदर के चेहरे से अपनी मखमली उंगलियां हटाती। हैदर ने नींद में ही इसका हाथ पकड़ लिया। मेरे जागने से पहले यहाँ से जाने वाली थी ना तुम, रोज़ की तरह। हैदर ने अपनी आंखें खोली तो नतालिया मुस्कुराता हुआ चेहरा इसके सामने था। हैदर शिकवा करता हुआ इससे पूछने लगा, रुक कर आपके पास क्या करूँगी? रोज़ रात मैं आपके बुलाने पर आपके पास आ तो जाती हूँ हैदर। नतालिया हैदर के हाथ से अपना हाथ निकालती हुई इससे बोली। नतालिया के हाथ छुड़वाने पर हैदर एकदम उठ बैठा। नतालिया रुको प्लीज़, अभी मत जाना, मेरी बात सुनो। नतालिया पीछे की तरफ कदम उठाती हुई इससे दूर हो रही थी। हैदर जानता था वो सारा दिन अब उसको नजर नहीं आएगी। जब भी वो बेकरार लहजे में बोला था, मगर तब तक नतालिया का वजूद हवा में तहयल हो चुका था। सारी रात नतालिया के ख्वाबों ख्यालों में गुजार कर रोज़ सुबह वो नतालिया के जाने पर यूं ही उदास हो जाया करता था। हैदर, तुम जाग गए हो? मायशा की आवाज़ उसे होश की दुनिया में वापस ले आई। मायशा बेडरूम में आकर हैदर से पूछने लगी, तुम्हें क्या, मैं सोया हुआ लग रहा हूँ? अजीब बेतुकी सी बातें मत किया करो मायशा, अपनी आंखों के साथ अकल का भी इस्तेमाल किया करो। हैदर मायशा को देखकर बेजार से लहजे में बोला,
اور वाशरूम में चला गया। पिछले 2 माह से रोज़ सुबह जागने के बाद मायशा हैदर का इसी तरह का ख़राब मूड देखती आई थी। वो जानती थी हैदर थोड़ी देर में इसके साथ नॉर्मल हो जाएगा, मगर इसे यह भी पता था कि रात होते ही वो इसके लिए दोबारा अजनबी हो जाएगा। हैदर, हैदर प्लीज़ मेरे पास आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। खुश्क होंठों पर ज़बान फेरती वो तकलीफ से आंखें बंद कर किए कराहती हुई बोली। तो नतालिया की आवाज़ सुनकर रज्जो इसके कमरे में भागी आई थी। नतालिया बीबी आंखें खोलें अपनी। मैं तो पहले से ही अंदाज़ा लगा गई थी कि डॉक्टरी ने डेट गलत दी है। आपको शायद आपके अस्पताल जाने का वक्त आ चुका है। मैं खुर्शीद से कहती हूँ जल्दी से गाड़ी निकालें। बड़े साहब को अभी बताती हूँ, आप थोड़ी सी हिम्मत करके उठने की कोशिश करें। रज्जो नतालिया के 9 महीने की हैवी डेल डोल को सहारा देती हुई बोली। इसे बेड से उठाने के बाद बड़ी सी चादर नतालिया के गिर्द लपेटने लगी। रज्जो वादा करो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बच्चा इसके बाप। नतालिया पूरा जुमला भी नहीं बोल पाई थी कि तकलीफ की शिद्दत से अपने होंठ आपस में भींच गई। वैसे ही कमरे में कमाल चला आया था। जाओ जल्दी से खुर्शीद से कहो फ़ौरन गाड़ी निकाले। कमाल रज्जो से बोलता हुआ नतालिया की हालत देखकर इसे सहारा देता हुआ बेड से उठाने लगा। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हैदर को तुम्हारे तमाम हालात का इल्म हो जाना चाहिए। कमाल ने नतालिया से बोलना चाहा, मगर नतालिया फूट फूट कर रोती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। बेडरूम से आती मायशा की सिसकती हुई आवाज़ पर वो खासन शर्मिंदा डाइनिंग हॉल में बैठा था, जहाँ केक टेबल की बजाय फर्श पर लुटा पड़ा था। गुलदान की किरचियाँ, फूलों की पत्तियाँ, यहाँ तक कि इसका ख़रीदा हुआ गिफ्ट भी फर्श की जीनत बना हुआ था। आज इसकी बर्थडे का दिन था, जो मायशा ने सेलिब्रेट करने के लिए खुद इसके लिए केक बनाया था और रूम को भी अच्छे से डेकोरेट किया था, मगर बदले में मायशा इससे जो मांग रही थी वो मायशा को देना हैदर के बस में नहीं था। जो जगह नतालिया की थी वह हैदर कैसे मायशा को देता। इसी बात पर गुस्से में मायशा ने सब चीज़ों को तहस नहस कर डाला था। अब वो कमरे में बैठे आंसू बहा रही थी और वो डाइनिंग हॉल में हैदर खामोश बैठा था। मायशा के रोने की आवाज़ पर हैदर का ज़मीर मुसलसल कुचुड़के लगा रहा था, क्योंकि मायशा भी इसकी बीवी थी, जिसे पिछले 2 माह से वह नज़रअंदाज किए हुए था और अब इससे अपना जायज़ हक तलब करना चाहती थी, जो गलत नहीं है। बेशक मायशा से शादी के इसने 2 माह पहले हसन, जुल्फ़कार और ख़ुद मायशा की बेजा जिद पर की थी, मगर अब वो बतौर बीवी इससे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। बेडरूम से मायशा के रोने की आवाज़ पर हैदर सुर्ख आंखों के साथ बेडरूम के बंद दरवाजे को देखने लगा। जो आज वो करने जा रहा था उस सब के लिए वो खुद दिली तौर पर आमादा नहीं था, मगर वो मायशा को उसके जायज़ हक से कब तक दस्तबरदार रख सकता था। यह मरहला जो आज उस पर आया था किस कदर सख्त और मुश्किल था, यह हैदर का दिल ही जानता था। अपने दिल को समझाने के बाद शिकस्ता कदम उठाता वो बेडरूम में जाने लगा, जहाँ मायशा मौजूद थी। कमरे का दरवाज़ा खोलता देखकर और हैदर को बेडरूम में आता देखकर वो दोनों दोबारा घुटनों में सर दिए रोने लगी, क्योंकि अच्छी तरह जानती थी पिछले 60 दिनों की तरह आज रात भी हैदर को अजनबी हो जाना था। मगर जब उसने बेडरूम में हैदर को अपने करीब बैठा हुआ महसूस किया तो मायशा अपने घुटने सर उठाकर लैंप की मध्यम रोशनी में हैदर को देखने लगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझसे शादी करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मायशा, मैं दूसरे मर्दों जैसा नहीं हूँ। दूसरे सारे मर्द शायद मुझसे बेहतर, बहुत अच्छे शोहर साबित होते होंगे, मगर मेरे साथ मसला ये है कि मैंने इसे अपने दिल में से निकाल नहीं पा रहा और अब मेरी ज़िंदगी में कहीं भी मौजूद नहीं है। मगर इसके बावजूद कहीं तुम्हें या किसी दूसरी लड़की को इसकी जगह नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मालूम है ये तुम्हारे साथ सरासर ज़्यादती है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मगर मैं क्या करूँ। मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ जो इतनी आसानी से किसी बड़ी तब्दीली को कबूल कर लूँ। मैं ज़िंदगी भर एक ही लड़की पर इंसार करने वाला मर्द हूँ और मेरा दिल जिस लड़की का तलबगार रहेगा वो मेरी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। हैदर की बात सुनकर मायशा के रोने में मजीद रवानी आ गई। वो आवाज़ बुलंद रोने लगी, जिस पर हैदर दिल से शर्मिंदा हो गया। हैदर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे यूँ नज़रअंदाज मत करो। मैं इस तरह नज़रअंदाज होकर सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मायशा अपने दोनों हाथ जोड़कर हैदर के सामने रोती हुई बोली तो हैदर ने अपने दिल को मजबूत करते हुए मायशा के दोनों हाथों को थामा और मायशा के आंसू साफ किए। तब मायशा के दिल में इत्मीनान हुआ। मायशा खुद ही फासला समेटकर हैदर के मजीद करीब आई तो हैदर ने मायशा का चेहरा थामा। हैदर की नज़रें मायशा के होंठों पर पड़ी, मगर इस वक्त अंदर से इसका दिल तमाम एहसासात से खाली था। मायशा आंखें बंद किए हैदर की कुर्बत की मुंतज़िर थी, लेकिन हैदर खाली जहन के साथ मायशा के होंठों को देख रहा था। इसे वो लम्हात याद आए जब पहली बार इसने तालिया के होंठों को छुआ था। तालिया को अपने कुर्बत का एजाज़ बख्शते हुए इसके एहसासात मोहब्बत से चूर और इसका दिल अंदर से सरशार था।
وہ مائشہ کے ہونٹوں سے نظریں چرا کر اپنے دل پر جبر کرتا مائشہ کو اپنے حصار میں لینے لگا، جس کے بعد اس نے لیمپ کی مدھم روشنی بھی بند کر دی۔ ان گزرے 9 ماہ میں آج پہلی رات ایسی تھی جب اس نے نتالیہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ معلوم نہیں کل نتالیہ سے جگانے آئے گی کہ نہیں۔ حیدر کا دھیان بھٹکنے لگا۔ حیدر! مائشہ کی آواز پر وہ ایک دم چونکا۔ مائشہ کے ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر کے وہ اپنے تمام سوچوں کو ٹالتے ہوئے مائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حیدر! خواب میں نتالیہ حیدر کو پکارتی ہوئی بیدار ہو کر اٹھ بیٹھی۔ برابر میں سوئے ہوئے اپنے نومولود بیٹے کو دیکھ کر اسے تھوڑا اطمینان ہوا۔ آج صبح ہی ایک صحت مند بچے کو پیدا کر کے اس نے ماں کا درجہ پا لیا تھا۔ آج اسے حیدر کی کمی بے تحاشا محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے آج اس کو اس قدر بے چینی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ماضی کی یادوں میں جاتی ہوئی وہ اس وقت کو سوچنے لگی جب وہ حیدر کو بتائے بغیر اس کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے چچا کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے اپنے آفس کے روم میں آ بیٹھا تھا۔ ان گزرے ہوئے 2 سالوں میں جہاں اس نے ترقی کی منزلیں طے کی تھیں، مگر آگے بڑھنے کے باوجود اس کی زندگی ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ عجیب بے چینی اور اداسی اس کی طبیعت میں ہر دم چھائی رہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے خوش تھا کہ نہیں، اسے نہیں معلوم تھا، مگر وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ مائشہ کو خوش رکھے اور اس کا خیال رکھے، کیونکہ بقول ڈاکٹر کی اس کی پریگنینسی میں کافی کمپلیکیشنز آ چکی تھیں۔ جیسے جیسے ڈلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، آئے دن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو بے خیالی میں اس کا دھیان نتالیہ کی طرف چلا گیا۔ ان گزرے 2 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اس نے نتالیہ کا خیال نہ آیا ہو۔ مایوسی اور افسردگی ایک بار پھر سے اس کے اوپر حملہ آور ہو رہی تھی۔ نتالیہ کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکنے کی خاطر اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا جو میٹنگ کی وجہ سے آفس کے روم میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنے موبائل پر مائشہ کے نمبر سے اور حسن کے نمبر سے لاتعداد مسڈ کالز دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ حیدر مائشہ کے نمبر پر کال ملانے لگا مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے حسن کو کال ملائی جو حسن نے دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی۔ چاچو کہاں موجود ہیں یار آپ؟ کتنی دیر سے میں آپ کو کال کر رہا ہوں۔ چچی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچیں۔ حسن کی بات سن کر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کرسی سے اٹھ کر کیز اٹھاتا اپنے آفس روم سے باہر نکل آیا۔ آج صبح ہی حیدر کے آفس جانے کے بعد مائشہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ناک اور کان سے بلیڈنگ دیکھ کر حسن اس کو فوراً ہاسپٹل لے آیا تھا۔ حسن کا 2 ہفتے پہلے ہی پاکستان آنا ہوا تھا۔ جب حیدر ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر کے پاس اس کے لیے بری خبر یہ تھی کہ وہ اس کے اور مائشہ کے بچے کو نہیں بچا پائے تھے اور خود مائشہ کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ خبر حیدر کی زندگی میں بالکل ویسا طوفان لے آئی تھی جیسا طوفان اس سے پہلے اچانک نتالیہ اس کے زندگی سے چلے جانے پر آیا تھا۔ اس وقت حیدر یہ خبر سن کر مائشہ کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں کر پایا تھا۔ شام میں وہ تیار ہو کر حیدر کے آفس سے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تب ڈور بیل بجنے پر نتالیہ دروازہ کھولنے کے لیے بیڈ روم سے باہر نکلی، مگر دروازے پر حیدر کی بجائے مائشہ کو دیکھ کر نتالیہ کو حیرت ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے بے تحاشا روئی ہو۔ نتالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے مائشہ خود گھر کے اندر داخل ہوئی تو نتالیہ کچھ بولے بغیر گھر کا دروازہ بند کرتی مائشہ کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ کسی دوسرے کی خوشیوں پر قبضہ کر کے تم کتنے دنوں تک خوش رہ سکو گی؟ مائشہ کے چپتے ہوئے لہجے میں کیے گئے سوال پر نتالیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب تمہارے اس سوال کا؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ نتالیہ کنفیوز ہو کر مائشہ سے پوچھنے لگی۔ صبح ہی تو وہ ساری باتیں کلیئر کر کے ان دونوں کو خوش رہنے کی دعا دے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی گئی تھی۔ تم واقعی اتنی بولی ہو یا میرے سامنے بولی بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ اپنی انہی اداؤں سے حیدر کو اپنے جال میں پھنسایا ہے نا تم نے؟ میں تو اسے آج تک اپنی کسی ادا سے متاثر نہیں کر پائی اور وہ اپنی خالی حسن دیکھ کر لٹو ہونے والا مرد نہیں ہے۔ بتاؤ کیا جادو کیا ہے تم نے حیدر کے اوپر؟ مائشہ زہر خواندہ لہجے میں نتالیہ کو دیکھ کر بولی تو نتالیہ اس کی بات پر کچھ بھی نہ بول پائی۔ کیا ملے گا تمہیں مجھ سے حیدر کو چھین کر؟ کیوں دشمن بنی ہوئی ہو تم میری خوشیوں کی؟ بگاڑا کیا ہے آخر میں نے تمہارا؟ مائشہ دانت پیستی ہوئی نتالیہ سے ایسے بولی جیسا وہ نتالیہ پر آیا غصہ مشکل سے ضبط کر رہی ہو۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو مائشہ۔ میں تو چاہتی ہوں حیدر تمہیں بھی اپنا لے، میں اور تم ایک ساتھ رہیں حیدر کے۔ نتالیہ مائشہ کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی بولی۔ اس سے بولی مائشہ ایک دم غصے سے پنکاری۔ میں حیدر کے ساتھ کسی دوسری عورت کا وجود شیئر نہیں کر سکتی اور تمہارے ہوتے ہوئے حیدر مجھے اہمیت نہیں دے گا۔ ارے اگر حسن نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے کیوں اپنی قسمتی کا بدلہ لے رہی ہو؟ جو کچھ تمہارے ساتھ حسن نے کیا وہی سب حیدر بھی میرے ساتھ کر رہا ہے تمہارے پیچھے۔ نتالیہ تم نے حسن کی بے وفائی برداشت کر لی مگر میں حیدر سے جدائی برداشت کر کے زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھ رہی ہو
میں تمہارے آگے جوڑتی ہوں، تم جو کہو گی جیسا کہو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں، مگر حیدر کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ تم کہیں چلی جاؤ۔ مائشہ جو تھوڑی دیر پہلے اس پر غصہ کر رہی تھی، نتالیہ کے ہاتھ جوڑنے پر اس سے رونے لگی۔ میں خود بھی اب حیدر کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی، مگر اس کی زندگی صرف اس لیے جا رہی ہوں تاکہ تمہیں تمہاری خوشیاں اور محبت دونوں مل جائے۔ حیدر کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ مائشہ کے اپنے سامنے جڑے ہاتھ دیکھ کر نہ جانے کیسے نتالیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ وہ اس کا ہاتھ کھول کر نیچے گراتی ہوئی حیدر کے وارڈروب سے اپنی پراپرٹی کے تمام پیپرز لے کر حیدر کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اپنی خوشیوں کے بدلے وہ مائشہ کی آہیں اور بددعائیں سمیٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یوشے واپس آؤ مما کے پاس۔ او میرے خدا، ایک تو اس بونے نے جب سے چلنا سٹارٹ کیا ہے میں ذرا سی بھی دیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ نتالیہ آواز دیتی ہوئی گھر سے باہر لان میں اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگی۔ مم، پھول۔ یوشے ٹوٹے ہوئے لفظوں کا سہارا لے کر لان میں لگے پھول کو توڑتا ہوا نتالیہ کو معصومیت سے بولتا ہوا پھول دکھانے لگا۔ مم کے بچے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم کو نہلایا ہے، سارے کپڑے برباد کر ڈالے تم نے۔ نتالیہ جھنجھلاتی ہوئی اپنے دوپٹے سے یوشے کے ہاتھ جوڑ کر اسے گود میں اٹھا چکی تھی۔ لائیے نتالیہ بی بی، یوشے بابا کے کپڑے میں تبدیل کروا دیتی ہوں، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، آپ ان سے جا کر بات کر لیں۔ لان میں آتی ہوئی رجو یوشے کو اپنے گود میں لیتی ہوئی نتالیہ سے بولی۔ چچا جان جاگ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ان کو دیکھ لیتی ہوں، تم یوشے کے کپڑے چینج کروا دو اور کچن میں جا کر کھچڑی بھی دیکھ لینا تیار ہو گئی ہوگی۔ نتالیہ رجو کو ہدایت دیتی ہوئی کمال کے کمرے میں جانے لگی۔ بیٹا، میری کل والی بات کو لے کر ناراض مت ہونا مجھ سے، جو میں نے صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جب بھی تم سے بول رہا ہوں۔ نتالیہ کمال کے کمرے میں آ کر خاموش بیٹھ گئی تو کمال اپنی بھتیجی کی خاموشی محسوس کرتا اس سے بولا، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ جو چاہ رہے ہیں اس میں بھلا ہوگا میرا؟ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے کو ٹینشن یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی چچا جان، آپ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نتالیہ ایک بار پھر کمال کو سمجھاتی ہوئے بولی تو جو 2 ماہ پہلے کمال کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد کمال خود بیمار رہنے لگا تھا، وہ چاہتا تھا نتالیہ دوبارہ حیدر کے پاس چلی جائے۔ یہی بات وہ نتالیہ سے کر چکا تھا، جسے سن کر نتالیہ سے اچھا خاصا ناراض ہو گئی تھی۔ تمہاری ذات صرف حیدر کی بیوی کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بن سکتی۔ کبھی تم نے حیدر کے بارے میں سوچا؟ 2 سال پہلے وہ تمہیں اپنے گھر میں موجود نہ پا کر کتنا پریشان ہوا ہوگا۔ مجھ سے خود بہت بڑی حماقت ہوئی جو تمہاری بات مان کر تمہیں یہاں رکھ لیا اور حیدر کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کمال بولتے بولتے کھانسنے لگا تو نتالیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمال کے لیے جگ میں پانی ڈالنے لگی، جسے پی کر کمال کی کھانسی سنبھلی تو نتالیہ آہستہ سے بولی، 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، حیدر معائشہ کے ساتھ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اب کیا ضرورت ہے ان کی زندگی میں ٹینشن لانے کی؟ یہاں آپ کے پاس ٹھیک ہوں چچا جان، اور آپ نے سوچا ہے میرے حیدر کے پاس جانے سے آپ کا کیا ہوگا؟ نتالیہ دل پر پتھر رکھ کر کمال کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ وہ نتالیہ کی بات سن کر ایک بار پھر بولا، پاگل لڑکی، میں اب یہ سوچنے لگا ہوں میری دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا اور یوشے کا کیا ہوگا۔ ابھی صرف 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، یوں پوری زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ابھی پوری زندگی تمہارے آگے پڑی ہے، اتنی بڑی زندگی ایک بیٹے کے ساتھ اکیلی اس کی پرورش کر کے، اور یہ یوشے کے بارے میں تمہیں ذرا خیال نہیں آیا، اسے اس کے باپ سے دور رکھ کر اپنے بیٹے کو کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ حیدر کی زندگی سے بنا بتائے یہاں آ کر تم نے ایک بے وقوفی کر چکی ہو، اور میں تمہیں اس بے وقوفی میں تمہارا ساتھ بھی دے چکا ہوں، مگر اب میں مزید ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ کمال تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو نتالیہ وہاں بیٹھی خاموشی سے اپنی پلکیں جھکائے آنسو کو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ جانے اب اس کا دل پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہا تھا، آنسو فوراً نکل پڑے تھے۔ یہ 2 سال کا عرصہ حیدر سے دور رہ کر اس نے خود کو کون سا خوش ہو کر گزارا تھا۔ حیدر کا گھر چھوڑ کر یہاں اپنے چچا کے پاس آنے کے بعد اسے لگا کہ شاید اس کا یہ جذباتی فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، مگر معاشہ کا خیال آتے ہی اس نے حیدر کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا، کیونکہ حیدر کا خیال رکھنے والی، اسے پیار دینے والی معاشہ تھی اب حیدر کے پاس۔ مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے، تب اسے شدت سے حیدر کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ یوشے کو پہلی بار گود میں لے کر اس کا دل چاہا کہ وہ حیدر سے خود رابطہ کر لے، مگر معاشہ کا خیال کر کے وہ اپنے دل کو سنبھال لیتی تھی۔ ان آنسوؤں کو روک لو نتالیہ، میرے سامنے آنسو بہانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں اب تمہارے آنسو کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ 2 سال پہلے غلط کیا میں نے، جو تمہارے آنسو کو دیکھ کر حیدر کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا، اسے کہہ دیا کہ تم یہاں نہیں آئی ہو میرے پاس۔ ارے اب میرے اوپر جانے کا وقت آ گیا ہے اور اپنے باپ کے سامنے مجھے معافی
मांगने के काबिल तो छोड़ दो, वैसे भी अपने बड़े भाई का उसकी ज़िंदगी में मैं बहुत दिल दुखा चुका हूँ। अब इसकी औलाद को बेवकूफ़ी ही करता देखकर इसका मज़ीद हिस्सा नहीं बन सकता। कमाल ने तालिया को रूहानी चेहरा देखकर इससे बोला तो रज्जू ने दरवाजे पर दस्तक दी। तालिया बीबी, आपसे कोई मिलने आया है जी। रज्जू की बात सुनकर तालिया आंसू जब्त किए हैरत से देखने लगी। कौन है, क्या नाम बताया उसने अपना? कमाल को हैरत हुई थी जब रज्जो से पूछने लगा, क्योंकि पिछले 2 साल में हैदर के अलावा नतालिया को कोई पूछने नहीं आया था। जी, वो अपना नाम हसन बता रहे हैं। रज्जो के बोलने पर कमाल और नतालिया हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हसन? नतालिया ज़रे लब बड़बड़ाई और सोफे से उठी। मैं इस वक्त बहुत खुदगर्ज हो गई थी तुम्हारी मोहब्बत में। तुमने नतालिया के बारे में बताया था कि वो कितनी रहमदिल है। मैंने नतालिया को ऐसी बातें करके मजबूर किया था कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से बगैर तुम्हें बताए चली जाए और तुमसे कभी राता ना करे। मुझे लगा कि नतालिया इस तरह चली जाने से तुम इसको चंद दिन याद रखकर भूल जाओगे, मगर ये मेरी भूल थी। मुझे अपने आने के बाद भी तुम्हें हर वक्त नतालिया की याद में खोया हुआ देखकर और इस कदरे खामोश देखकर मुझे अपनी गलती का बहुत पहले ही एहसास हो चुका था, मगर हकीकत बताकर मैं तुम्हारी नज़रों में अपना गिरा हुआ मकाम नहीं देख सकती थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच बताने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बोझ लेकर मैं इस दुनिया से नहीं जा सकती। हैदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मायशा को दुनिया से गए आज पूरा दिन गुजर चुका था। अपनी मौत से पहले इसने जो इंकशाफ हैदर के सामने किया था, हैदर अभी तक शॉट की कैफियत से निकल नहीं पा रहा था। मायशा ने सिर्फ अपनी मोहब्बत को देखकर इसके सामने किस कदर गलत किया, और नतालिया ने तो इस तरह इसकी ज़िंदगी से जाकर यह साबित कर दिया कि वो इसे ना तो मोहब्बत करती थी और ना ही मोहब्बत के काबिल समझती थी। और वह खुद कितना बेवकूफ़ इंसान था कि 2 साल तक इस लड़की को सोचता रहा जिसकी नज़र में इसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं थी। मायशा की मौत के वक्त मायशा को तकलीफ में देखकर हैदर इसको तो माफ़ी मांगने पर माफ़ कर चुका था, मगर नतालिया को वो कभी बख्शने वाला नहीं था। 2 दिन पहले जब नतालिया के चचा की कॉल आई थी इसके पास, तब वो रूडली इनसे कह चुका था इसे नतालिया की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी भतीजी को सारी उम्र अपने पास रखें। कमाल ने आगे से कुछ बोलना भी चाहा तो हैदर ने इसकी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा था। मोबाइल से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। वो अपने बेडरूम में बैठा हुआ सारी बातें सोच रहा था, तब हसन इसके कमरे में आया। यहाँ अकेले अंधेरे में बैठे क्या सोच रहे हैं? हसन कमरे की लाइट ऑन करता हैदर के करीब रखे सोफे पर बैठता हुआ इससे पूछने लगा। यही सोच रहा हूँ कि दुनिया का पहला उल्लू का पट्टा शोहर होगा जो अपनी एक नहीं बल्कि दोनों बीवियों के हाथों बेवकूफ़ बना। हैदर हसन को तलखी से जवाब देता हुआ बोला तो हसन इसकी बात पर एक पल खामोश हुआ, मगर अगले ही पल वो नतालिया को डिफेंड करता हुआ बोला, चाचू बेवकूफ़ आप कैसे हो सकते हैं? बेवकूफ़ी तो नतालिया ने की थी, मगर इसकी बेवकूफ़ी से किसी की ज़ात को नुकसान नहीं पहुंचा। नुकसान वो खुद अपने हाथों से अपना कर बैठी है। हसन की बात पर हैदर ने इतनी सख्त ही से घूरा कि हसन खामोश होकर एकदम गड़बड़ा कर बोला, मेरा मतलब है नुकसान आपका भी हुआ है। आप शुरू में इस बेवकूफ़ के लिए कितना परेशान रहे, कितने तलाश किया आपने उसको। मेरे और बाबा के फोर्स करने और मायशा चची की जिद पर आपने उन शादी भी कर ली, मगर तकदीर के आगे हर इंसान बेबस हो जाया करता है। शायद आपका चची का साथ बहुत कम अरसे के लिए लिखा था। चाचू, वैसे आपको एक मरतबा नतालिया को मौका देना चाहिए कि वो यहाँ आकर। हसन बोलने ही वाला था कि मगर इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले हैदर उठकर खड़ा हो गया। तो तुम इसके वकील बनकर यहाँ इसकी वकालत करने आए हो? मेरी एक बात गौर से सुन लो हसन, तालिया दोबारा इस घर में वापस नहीं आएगी। जिस लड़की की नज़र में मेरी ज़ात की अहमियत नहीं ही वो मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती दोबारा। ना मेरे दिल में इस लड़की के लिए जगह है, ना ही ज़िंदगी में, और ना ही मेरे घर में। बहुत जल्द डाइवोर्स देकर मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। हैदर गुस्से भरे लहजे में अपना फैसला सुनाता कमरे से बाहर जाने लगा। हसन डाइवोर्स वाली बात सुनकर हक्का बक्का रह गया, इसलिए जल्दी से बोला, चाचू, मुझे नहीं लगता कि आप एक बीवी के दुनिया से चले जाने के बाद दूसरी बीवी को डाइवोर्स देकर तीसरी शादी करने का इरादा रखते हैं। तो फिर नतालिया को डाइवोर्स देने की क्या ज़रूरत है? माफ़ कर देना इस बेचारी को, वो खुद बहुत पछता रही है अपने अमल पर। इसकी आंखों में मैंने अभी भी आपके लिए मोहब्बत देखी है, फ़िक्र देखी है। जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करें यार। हसन की बात पर हैदर के कमरे से बाहर जाते कदम रुके। वो पलटकर हसन को देखने लगा। हसन की बातों से साफ महसूस हो रहा था कि नतालिया से मिलकर आ रहा है, जब भी इतना ज़्यादा इसकी हमायत में बोल रहा है। मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम्हारी जज्बाती ब्लैकमेलिंग से या किसी दूसरे के कहने पर मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला, बताने देना उसको भी। हैदर एक एक लफ्ज़ हसन को वाज़े करता बोला,
कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक मरतबा अपने बेटे के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आपका नतालिया का रिश्ता ख़त्म होने से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस मासूम का तो इस सारे किस्से में कोई कसूर भी नहीं है। हसन की बात पर हैदर को ज़ोरदार किस्म का झटका लगा था। वो ऊपर से नीचे तक खिलकर रह गया। मेरा बेटा? हैदर बेयकीन सा हसन को देखता हुआ बेहद आस्तगी से बोला। ये भी एक नया इंकशाफ था जिसके बारे में इसको इल्म ही नहीं था। जी यूशे आपका बेटा। चाचू प्लीज़ यार, गुस्से और जज्बात में आकर कोई भी इतना ऐसा बड़ा फैसला मत कर लीजिएगा जिसके बाद आपको पछताना पड़े। एक बार नदानी अगर नतालिया कर चुकी है तो आप उससे ताल्लुक़ ख़त्म करके नदानी वाली बात आप कर रहे हैं। एक मरतबा आपको वहाँ जाना चाहिए, नतालिया के लिए ना सही अपने बेटे के लिए। हसन हैदर को देखकर इसे समझाने की कोशिश करने लगा। हैदर हसन की बात सुनकर अभी तक शॉक था। इसका एक बेटा भी था। इतनी बड़ी बात से नतालिया ने इसे बेखबर रखा था। इंकशाफ के बाद नतालिया के लिए हैदर का गुस्सा और नाराज़गी मज़ीद बढ़ गई थी, और वह लड़की जिसके साथ थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गलत कर चुकी थी। हसन की बात पर वो बिना कुछ बोले जब से जबड़े बीचे कमरे से बाहर निकल गया। हसन ने गहरा सांस लिया और पॉकेट से मोबाइल निकालते जैनब की कॉल रिसीव करने लगा। लाजमी वो इससे पहला सवाल वापस आने का पूछती, लेकिन अब जब तक हैदर और नतालिया का मामला सेट नहीं हो जाता तब तक वो इसे यहीं रहना था। नतालिया से मिलकर हसन की इसकी हमायत पर इसे अच्छी खासी डांट कर खुद अपनी हरकत की भी नतालिया से माफ़ी मांग कर आया था, जो उसने शादी वाले दिन भाग कर की थी। मगर नतालिया को सिरे से इस बात का रंज नहीं था। फिक्र थी तो सिर्फ हैदर की, जिसका अंदाज़ा हसन इसके लहजे में छुपी बेकरारी से लगा चुका था। आज मौसम काफ़ी अबरआलूद लग रहा था। लगता है तो शाम तक बारिश हो जाएगी। शुक्र है चचा जान कल ही डॉक्टर के पास चले गए थे, वरना आज कितना मसला हो जाता। नतालिया लान में कुर्सी पर बैठी रज्जो से बोली। हाय नतालिया बीबी, क्या बताऊं, जब से खुर्शीद शहर गया है मुझे तो हर मौसम एक जैसा उदास लगता है। दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं अपने बाप को। रज्जो को इसने कहते सुना, जो अपने शोहर को याद करती ठंडी आह बार कर केटल से इसके लिए चाय निकाल रही थी। अब बड़ी कदर हो रही है तुम्हें खुर्शीद की। जब वो यहाँ था इस बेचारे की हर वक्त कमबख्ती आई रहती थी। कितना लड़ती रहती थी तुम इससे। नतालिया रज्जो को देखकर इसे याद दिलाती हुई बोली। मेरी क्या गलती थी नतालिया बीबी, इसकी माँ किस कदर तंग किया करती थी मुझे। बस जी अब जान लिया है मैंने। किसी के दूर जाने के बाद इससे मोहब्बत का एहसास बढ़ जाता है। वो आएगा तो इससे माफ़ी मांग लूँगी और बोल दूँगी अपनी माँ को भी वापस ले आए। बर्दाश्त कर लूँगी इसकी माँ की कड़ी कसीली बातें। रज्जो उदास होती नतालिया से बोली तो नतालिया भी उदास होने लगी। अपने हैदर के बारे में सोचकर। वो भी तो इससे शदीद खफा था इसके इस तरह चले जाने पर। जब इसने कमाल चचा से ढंग से बात भी नहीं की थी। चंद दिन पहले जब हसन इससे मिलने आया था तब इसे हसन से मायशा का मालूम हुआ था। उसकी मौत की खबर पर कितनी देर वो खामोशी से हसन को देखती रही थी। मायशा दुनिया से जाने से पहले सारी सच्चाई हैदर को बता चुकी थी। तभी हसन सब जानकर यहाँ मौजूद था। यूशे को देखकर हसन किस कदर हैरतज़दा और खुश हुआ था। वो यूशे को अपने मोबाइल में मौजूद हैदर की तस्वीरें दिखा रहा था, जो बाद में नतालिया ने हसन को यूशे के साथ मगन खेलता देखकर एहतियात से अपने मोबाइल में सेंड कर दी थी। रज्जो कप की वहाँ से जा चुकी थी। नतालिया अपनी सोचों से निकली तो चाय के कप को देखने लगी, जो ठंडी हो चुकी थी। फिर अचानक इसका ध्यान यूशे की तरफ चला गया, जो मेन गेट खुला देखकर घर से बाहर जाने की कोशिश में लगा हुआ था। नतालिया जल्दी से कुर्सी से उठती हुई लान से बाहर निकली। यूशे कहाँ जा रहे हो? जल्दी से मम्मा के पास आओ। नतालिया यूशे से बोलती हुई इसकी जानिब तेजी से जाने लगी, मगर गेट से अंदर आती गाड़ी को देखकर नतालिया ने बेसख्ता तेज आवाज में यूशे का नाम पुकारा। वही हैदर ने फौरन गाड़ी के सामने आते बच्चे को देखकर गाड़ी को ब्रेक लगाई। अपने से 10 कदम की दूरी पर हैदर को गाड़ी से निकलता देखकर यूशा की तरफ जाने बढ़ता देखकर नतालिया के कदम वहीं रुक गए। बा हैदर ने अपने बेटे को कहते सुना था। क्या उसका बेटा उसको पहचानता था? हैदर ने झुककर अपने घुटनों के पास खड़े यूशे को गोद में उठाया। अपनी औलाद को सीने से लगाते हुए उसे अजीब सी इत्मीनान और खुशगवार सी कैफियत तारी हुई थी। वो यूशे के गालों को बारी बारी चूमता इसे देख रहा था, और यह मंजर दूर खड़ी नतालिया भी खामोशी से देख रही थी। वो उसके पास आ गया था अपनी नाराजगी खत्म करके। नतालिया अंदर ही अंदर सरशार होती हैदर की तरफ बढ़ने लगी। यूशे से हैदर का ध्यान अपनी तरफ कदम बढ़ाती नतालिया पर तरफ गया तो हैदर के चेहरे से नरमी के तासुरात यकदम बदले और सख्त हो गए, जिसे देखकर नतालिया के कदम वहीं रुक गए। मैं यहाँ अपने बेटे को लेने आया हूँ। कमरे में इस वक्त कमाल के अलावा नतालिया भी मौजूद थी। तब हैदर ने इन दोनों को अपने आने का मकसद बताया। हैदर की बात सुनकर कमाल और नतालिया दोनों खामोशी से हैदर को देखने लगे।
सिर्फ अपने बेटे को लेने आए हो और अपने बेटे की माँ को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? कमाल हैदर को देखता हुआ कमजोर से लहजे में इससे पूछने लगा। कमाल की बात पर हैदर ने तल्ख निगाहों से अपने सामने बैठी नतालिया पर डाली, जो हैदर